मैं 18 बरस की थी जब मुझे एक शादीशुदा शख्स से प्यार हो गया, जो एक बच्ची का बाप भी था। उसकी बीवी बच्ची पैदा होते ही मर गई थी, तो मैं बहुत ज़्यादा खुश थी। कुछ मुद्दत के बाद मेरी शादी उस शख्स से हो गई। मैं सबके सामने तो उस बच्ची से बहुत मोहब्बत करती, मगर अंदर से उससे सख्त नफरत करती थी, क्योंकि शादी की पहली रात ही मेरा शौहर मुझे छोड़ के अपनी बेटी के पास चला गया। मैंने भी ठान ली, उस बच्ची को ख़त्म करके ही चैन लूंगी। ऐसे में एक रात वो बच्ची सो रही थी जब मैं चुपके से उसके कमरे में दाखिल हुई, मगर ये देख के तो मेरा दिल फट गया कि बिस्तर पर जावियार भी तो मेरे बारे में सब कुछ जानता था, इसलिए उसने मुझे शादी के लिए खुद कहा था, और मैं भला उसको इनकार कैसे कर सकती थी। मैं तो उसे कब से अपने दिल में बसा के बैठी थी। उसके घर जाना तो जैसे मेरी खुली आंखों का ख्वाब बन चुका था, और आखिरकार मेरा ख्वाब पूरा हो ही गया था। मुझे लगा था कि मैं जावियार की बच्ची को संभाल लूंगी और अपनी जिंदगी एक बार फिर नए तरीके से शुरू करूंगी, और पहले जो भी गलतियां कर चुकी थी दोबारा उनको नहीं दोहराऊंगी। आखिर उस नन्ही बच्ची की वजह से भला मुझे क्या मुश्किल हो सकती थी। जावियार के घर में ज्यादा तो कोई नहीं था, बस उसकी एक बच्ची थी और एक उसकी बूढ़ी माँ, जो हर वक्त अपने कमरे में ही रहती थी, क्योंकि वो काफी बीमार थी और घर के काम काज नहीं कर सकती थी, ना ही उस छोटी बच्ची को संभाल सकती थी। इसलिए तो जावियार मुझे ब्याह कर अपने घर लाया था, ताकि मैं उसकी बच्ची को प्यार और तवज्जो दे सकती। लेकिन जब मैं उस घर में आ ही गई थी तो मुझे जावियार की बच्ची के बजाय जावियार की तलब होने लगी थी। मुझे लगा था कि वो ज़ुर्रियत एक छोटी बच्ची ही तो थी, जिसको संभालना ज़्यादा मुश्किल नहीं था, मगर इस घर में जाके मुझे ये एहसास हुआ कि एक बच्ची को संभालने के साथ साथ घर के सारे काम काज करना कितना मुश्किल था। और मुझे तो शुरू से ही किसी काम को हाथ लगाने की आदत ही नहीं थी। पहले सब काम अम्मा खुद करती थीं, और फिर जब अली की शादी हो गई तो सारे घर की जिम्मेदारी आमना पे थी। मैं तो बस उसका हाथ बटा दिया करती थी, या अम्मा मुझसे जो कह देती वो कर दिया करती। ज़ुरियत उस वक्त 1 साल की थी और उसकी अम्मा उसकी पैदाइश के वक्त मर गई थी, और जावियार मुझे शायद सिर्फ उसकी देखभाल के लिए ही लेके गया था। लेकिन जब से वो मुझे लेके गया था, उसको ये एहसास ही न रहा कि मैं उसकी बीवी भी तो थी, और मुझे भी तो तवज्जो चाहिए थी ना। उसको तो बस हर वक्त ज़ुरियत की ही फिक्र सताती रहती, और मुझे रह रह के उस सौतेली बच्ची पे गुस्सा आने लगा कि उसकी वजह से एक बार फिर मेरा शौहर मुझसे दूर हो रहा था, और मुझे वो वक्त, वो मोहब्बत, वो तवज्जो नहीं दे पा रहा था जिसकी मुझे ख्वाहिश थी। अक्सर रात को भी ज़ुरियत मेरे और जावियार के दरमियान में ही सोती। मैं जानती थी कि वो छोटी थी, मगर कम से कम रात के वक्त तो उसकी दादी उससे अपने पास रख ही सकती थी। मुझे तो लगा था कि शायद जावियार के घर आकर मैं अपनी ज़िंदगी की वो खुशियाँ दोबारा से जी सकूंगी, जो मैं पहले अपनी बेवकूफ़ी की वजह से खो बैठी थी। मगर जल्द ही हकीकत मुझ पर वाज़ेह होने लगी कि ज़ुरियत का हर वक्त मेरे और जावियार के दरमियान आ जाना, जावियार का मुझसे ज़्यादा उसकी फ़िक्र करना, और मेरी जिम्मेदारी सिर्फ उसकी देखभाल तक महदूद कर देना, ये सब कुछ मेरे लिए नाकाबिले बर्दाश्त होने लगा था। और मुझे रह रह कर उस बच्ची पे गुस्सा आने लगा, मुझे एक बोझ लगने लगी। ज़ुरियत एक मासूम बच्ची थी, मगर मैं उसे दिल से कबूल नहीं कर पा रही थी। वो जब भी जावियार के साथ लिपट के बैठी होती तो मुझे लगता जैसे मेरा वजूद ही बेमानी हो चुका था। मुझे लगता जैसे मेरी हैसियत सिर्फ एक आया किसी रह गई थी, जो उस बच्ची को खिलाती थी, पहनाती थी, उसका ख्याल रखती, मगर खुद मेरे जज्बात की कोई कदर न रही थी। जावियार अपने ऑफिस के कामों में मसरूफ रहता, और जब घर आता तो ज़ुरियत की तरफ मुतवज्जे हो जाता। मुझे तो उसने वैसे ही नौकरी करने से मना कर दिया था। वो मेरी हर ज़रूरत का ख्याल रखता था, मगर मुझे उसकी दी हुई आसाइशें नहीं, बल्कि उसका वक्त, उसकी मोहब्बत चाहिए थी। मुझे उससे बात करने का मौका ही न मिलता था। मैं सारा दिन घर के काम काज करती रहती और रात को इस उम्मीद पर उसका इंतज़ार करती कि वो आकर मुझसे भी प्यार के 2 बोल बोल लेगा, मगर उसको आते ही ज़ुरियत की पड़ जाती। तब मुझे उस बच्ची से शदीद नफरत होने लगी, और मैं उसको बात बात पे डांटने और टोकने लगी। वो मासूम बच्ची मुझसे डरने लगी और दूर दूर रहने लगी, मगर मैंने उसको कभी प्यार से अपने पास बिठाया ही नहीं था। बल्कि मैं तो शुक्र करती कि वो मेरे पास नहीं आती थी। मेरी उससे जान छूट गई थी, और मुझे आराम के लिए वक्त मिल जाता था, क्योंकि मैं सारा दिन उसके काम काज करके थक जाती थी और मुझे आराम करने का वक्त ही नहीं मिलता था। किसी से शिकायत का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता था, क्योंकि अम्मा पहले ही मुझे समझा चुकी थी कि गैर बच्चे की जिम्मेदारी उठाना मेरे बस की बात ना थी।
मगर मैंने अपनी जिद में उनकी बात न मानी। जैसे जैसे वक्त गुजरता रहा, मेरे दिल में ज़ुर्रियत की नफरत और उसके दिल में मेरा डर गहरा हो रहा था। वो 4 साल की हो गई थी, मगर मैंने उसको डरा धमका के रखा हुआ था कि अगर उसने अपने बाप से मेरे बारे में कोई शिकायत की तो मैं उसको मार दूंगी। और वो मासूम बच्ची मुझसे डर के अपने बाप के सामने खामोशी से बैठी रहती और मेरे बारे में कुछ भी ना कहती। मैं हमेशा यही सोचती कि जब मैं अपनी औलाद होगी तो मैं अपना सारा प्यार सिर्फ उसी को दूंगी, क्योंकि ज़ुर्रियत तो मेरी सौतेली बच्ची थी और मैं उस पर अपना सारा प्यार नहीं लुटा सकती थी। बल्कि मैं तो बस हर वक्त यही सोचती रहती कि किस तरह उस सौतेली लड़की से अपनी जान छुड़वा सकती, ताकि ज़ावियार की सारी तवज्जो मेरी तरफ हो जाती। ज़ुर्रियत को जब भी भूख लगती और भूख से उसका बुरा हाल हो जाता, तब वो डरते डरते मुझसे खाना मांग लेती, क्योंकि उसकी दादी तो इस काबिल भी न रही थी कि अपने लिए खाना ले सकती। इसलिए मजबूरन ज़ुर्रियत को भी मेरे पास ही आना पड़ता था। मैं कभी उसको खाने के लिए कुछ दे देती और कभी उसको डरा धमका के भगा दिया करती। एक रोज़ जब उसने मुझसे खाना मांगा तो उसकी हालत काबिल रहम थी, मगर मैंने उसको डांट के भगा दिया और पहली बार उसको कहने लगी कि तुम तो हो ही मनहूस, जो पैदा होते ही अपनी माँ को खा गई, तो क्या अब मुझे भी मार के ही सांस लोगी? इसलिए दोबारा मेरे पास मत आना। और वो बच्ची रोते हुए अपने कमरे में भाग गई। मैं खुश थी कि अब वो मेरे पास नहीं आएगी, और ऐसा ही हुआ। किचन में से कभी उसको अगर कुछ खाने को मिल जाता या उसका बाप उसको खाने के लिए कुछ दे देता तो वो खा लेती, मगर मुझसे कुछ ना मांगती थी। बहुत बहुत दिन गुजर जाते और वो यूं ही इधर उधर से बचा हुआ खाना उठा के खा लेती। कभी वो रात का बचा हुआ खाना छुप के खा लेती और कभी फ्रिज में से कुछ निकाल के खा लेती। उन दिनों ज़ुर्रियत की हालत काबिल रहम थी, मगर फिर भी मुझे उस पर तरस ही नहीं आता था। मगर मैं तो जब जब उसको देखती यही सोचती कि अब जल्द ही मेरी इससे जान छूट जाएगी। उन दिनों ज़ावियार भी बहुत परेशान रहने लगा था, मगर उसका शक किसी सूरत मुझ पे नहीं जा सकता था, क्योंकि वो तो जानता ही था कि मैं उसकी बेटी से कितनी मोहब्बत करती थी। मैंने उसके सामने उसकी बेटी को कभी कुछ नहीं कहा था, इसलिए ज़ावियार मेरी तरफ से मुतमईन था, मगर अपनी बेटी की गिरती हालत देखकर वो परेशान रहने लगा था। एक दिन ज़ावियार ने मुझे कहा कि उसका एक दोस्त अपनी फैमिली के साथ आ रहा है, तो मैं उसके लिए अच्छा सा एहतमाम करती। मैंने उस दिन दिल लगा के खाना बनाया था कि ज़ावियार का दिल जीत सकती, मगर जब शाम को ज़ावियार के साथ आने वाले मेहमान देखे तो मेरे पैरों तले ज़मीन निकल गई थी। मेरा नाम ज़ूबिया है और मैं मुल्तान की रहने वाली हूँ। मैं अपने अम्मा अब्बा की इकलौती नाज़ो पली बेटी थी। मुझसे बड़ा एक भाई अली था। अम्मा अब्बा सरकारी मुलाजमत करते थे, जिससे हमारा गुजारा बहुत अच्छा हो जाया करता था। जब मैं मिडिल में थी तो अब्बा का इंतकाल हो गया, जिसके बाद उनकी पेंशन भी हमारे गुजारे लायक थी। हम एक सरकारी क्वार्टर में ही रहते थे। अली और मेरी उम्र में कुछ ज़्यादा फ़र्क ना था, इसके बावजूद भी अम्मा अब्बा ने हमेशा मुझे ज़्यादा प्यार किया और मुझे अली से ज़्यादा अहमियत देते। अली भी मुझसे बहुत प्यार करता था और मेरा ख्याल रखता, बल्कि अगर मेरी किसी से लड़ाई हो जाती तो वो उसको डांटने के लिए पहुंच जाता, और मैं खुद को खुशकिस्मत समझती थी जो मुझे अली जैसा भाई मिला था। मेरी ज़रा सी तकलीफ पर मेरी माँ तड़प जाती और मेरे भाई की रातों की नींद उड़ जाती। मुझे लगता था कि सारी ज़िंदगी वो दोनों मेरे नाज नखरे इसी तरह उठाएंगे, मगर मैं नहीं जानती थी कि मेरे भाई का रवैया जल्द ही मेरे साथ बदलने वाला था। जब अली की तालीम मुकम्मल हो गई तो अम्मा ने उसके लिए लड़की की तलाश शुरू कर दी, क्योंकि अम्मा मुझसे तो घर के ज़्यादा काम काज नहीं करवाती थी, बल्कि खुद ही करती रहती। और जब वो थक जाती तो सोचने लगती कि अब उनको एक बहू घर में ले ही आनी चाहिए जो उनकी मदद कर सकती। इसलिए अम्मा चाहती थी कि अली की बीवी घर आ जाती और उनका हाथ बटा दिया करती। अली को भी एहसास था कि अम्मा पहले थकी हारी अपनी नौकरी से आती और फिर घर के कामों में लगी रहती, इसलिए अली शादी के लिए जल्द ही राजी भी हो गया। वो कोई एतराज़ कर भी नहीं सकता था, क्योंकि उसकी तालीम मुकम्मल होते ही उसको एक बहुत अच्छी मल्टी नेशनल कंपनी में नौकरी मिल गई थी और घर के हालात पहले से बहुत ज़्यादा अच्छे हो गए। अम्मा भी खुश थी कि अली को शादी पे कोई एतराज़ नहीं था, और जल्द ही अम्मा ने एक सुलझी हुई लड़की को उसके लिए पसंद कर लिया। उसका नाम आमना था। वो एक खुश इखलाक और सादा मिजाज लड़की थी, तभी वो अम्मा को फ़ौरन पसंद आ गई थी। शादी की तैयारियां जोशो खरोश से शुरू हो गईं। मैं बहुत खुश थी, क्योंकि मुझे लगा था कि आमना की सूरत में मुझे एक दोस्त मिलने वाली थी। अली भी खुश था, लेकिन जैसे जैसे शादी का वक्त करीब आने लगा मैंने महसूस किया कि मेरा भाई मुझसे कुछ दूर होता जा रहा था। पहले जहां वो मेरे साथ घंटों बातें करता था, अब वो ज़्यादातर अपने दोस्तों या अम्मा अब्बा के साथ मसरूफ रहने लगा। वो हर वक्त अपनी शादी की तैयारियों में ही लगा रहता।
میں نے سوچا کہ شاید شادی کی تیاریوں کی وجہ سے وہ مصروف ہوگا، اس لیے میں نے زیادہ دھیان نہ دیا۔ خوش تو میں بھی بہت زیادہ تھی، لیکن مجھے تو عادت تھی کہ مجھے گھر میں ہمیشہ سب سے زیادہ اہمیت اور توجہ ملتی آئی تھی، جو کہ اب کم ہونے لگی تھی۔ اماں کا دھیان ہر وقت آمنہ میں ہی اٹکا رہتا، اس کے لیے طرح طرح کے کپڑے لے کے آتی اور اس کی پسند کے بارے میں علی سے پوچھتی رہتی۔ شادی کے ہنگاموں کی وجہ سے میری تو جیسے کسی کا دھیان ہی نہ رہا۔ تبھی میں ناراض ہو کے اپنے کمرے میں بند ہو گئی۔ جب اماں کو محسوس ہوا کہ میں اپنے اکلوتے بھائی کی شادی کی تیاریوں میں حصہ نہیں لے رہی تو وہ حیران ہو کے میرے پاس آئیں اور مجھ سے وجہ پوچھنے لگی کہ آخر میں نے خود کو کمرے میں بند کیوں کر لیا تھا۔ تب میں اماں کو مصنوعی خفگی سے کہنے لگی کہ علی کی خوشی کے پیچھے تو وہ مجھے بھولتی ہی جا رہی تھی۔ اماں کو میری بات سن کے حیرانگی ہوئی کہ آخر میں ایسا کیوں کہہ رہی تھی۔ میں جانتی تو تھی کہ علی کی شادی کے دن قریب تھے اور اماں کو ہی ساری تیاری کرنی تھی، اس لیے اماں نے مجھے پیار سے سمجھا کے منا لیا کہ جیسے ہی بھائی کی شادی ہو جائے گی وہ مجھے پہلے جیسا وقت اور اہمیت دینے لگیں گی، اور میں بھی اماں کی بات سمجھ گئی اور ایک بار پھر سے شادی کی تیاریوں میں خود کو مصروف کر لیا۔ علی اور آمنہ کی شادی خوب دھوم دھام سے ہوئی اور وہ ہمارے گھر کے ساتھ ساتھ ہماری زندگی میں بھی شامل ہو گئی۔ اس نے آتے ہی اماں کے ساتھ مل کر گھر کے سارے کام سنبھال لیے۔ اماں بہت خوش تھی کہ انہوں نے بھی سارے گھر کی ذمہ داری نئی نویلی دلہن پہ ڈال دی اور خود بے فکر ہو گئیں۔ شروع میں تو میری اور آمنہ کی بہت دوستی تھی، وہ مجھ سے بہت محبت سے بات کرتی اور میں بھی اس کے ساتھ جلد ہی گھل مل گئی۔ لیکن کچھ دنوں بعد میں نے محسوس کرنا شروع کیا کہ میرے بھائی کا رویہ میرے ساتھ بدلنے لگا تھا۔ وہ جو پہلے ہمیشہ گھر آ کر میرے پاس بیٹھا کرتا تھا، میری ہر بات پر توجہ دیتا تھا، مگر اب وہ گھر آتے ہی آمنہ کے پاس چلا جایا کرتا اور زیادہ تر اسی کے ساتھ وقت گزارنے لگا۔ اگر میں کوئی بات کرتی بھی تو مجھے مختصر سا جواب دے کے چلا جاتا، جیسے اسے بس اپنی بیوی کے پاس جانے کی ہی جلدی تھی۔ مجھے محسوس ہونے لگا جیسے میری باتیں، میری مسکراہٹ اس کے لیے کوئی معنی ہی نہیں رکھتی تھی، جو وہ میرے پاس بیٹھتا ہی نہیں تھا۔ میں نے سوچا کہ شاید یہ میرا وہم ہے، مگر جب اماں بھی میرے حصے کا وقت اپنی بہو کو دینے لگی تو میں نے محسوس کیا کہ واقعی کچھ بدل گیا تھا۔ آمنہ تو جلد ہی میری بہت اچھی دوست بن گئی تھی، اس لیے میرا جب دل چاہتا تو میں اس کے ساتھ اس کے کمرے میں ہی سو جایا کرتی۔ جب میں اپنے بھائی سے کوئی بھی فرمائش کرتی تو اس کا لہجہ میرے ساتھ بہت عجیب ہو جاتا، مگر وہی فرمائش اگر آمنہ کرتی تو علی کے چہرے پہ مسکراہٹ آ جاتی۔ علی نے آج تک مجھ سے اس لہجے میں بات نہیں کی تھی جس لہجے میں وہ آمنہ کے آنے کے بعد کرنے لگا تھا۔ مجھے سمجھ ہی نہیں آیا کہ آخر ان دونوں میاں بیوی کا رویہ میرے ساتھ اچانک سے کیوں بدل گیا تھا۔ آمنہ تو پھر بھی پرائی تھی، مگر اپنے ہی بھائی کا بدلا ہوا رویہ مجھ سے ہضم نہیں ہو سکا تھا۔ تبھی میں نے اس بارے میں اماں سے شکایت کر دی کہ آمنہ کے آنے کے بعد سے علی مجھے وقت نہیں دے رہا، نہ ہی پہلے کی طرح میری فرمائشیں پوری کر رہا تھا۔ مگر اماں علی کو سمجھانے کے بجائے مجھ سے ہی کہنے لگی کہ اب علی کی شادی ہو گئی تھی تو بہتر تھا کہ میں اس کو اس کے حال پہ چھوڑ دیتی، مگر میں اپنی بات پہ بس ضد تھی۔ مجھے تو اپنے بھائی سے ویسے ہی اپنے نخرے اٹھوانے تھے، اپنی فرمائشیں پوری کروانی تھیں جیسے وہ آمنہ کے آنے سے پہلے کرتا تھا۔ مگر اماں مجھے سختی سے کہنے لگی کہ بے شک میں سارا دن اس کی بیوی کے ساتھ وقت گزار لیا کروں، لیکن رات کو اپنے کمرے میں ہی سویا کروں، کیونکہ علی کو شاید میرا رات اس کی بیوی کے ساتھ رکنا پسند نہیں تھا، اسی لیے تو وہ چڑچڑا بھی ہو گیا تھا۔ اماں تو مجھے کچھ اور ہی سمجھانا چاہ رہی تھی، مگر مجھے ایسا لگا کہ جیسے میرا بھائی اور اماں میرے ہی خلاف ہو گئے تھے، اس لیے میں بھی کچھ دنوں کے لیے بالکل خاموش ہو گئی۔ میرے بھائی کو یہ جتانا چاہ رہی تھی کہ میں اس سے ناراض ہو گئی تھی تاکہ وہ آ کے مجھے مناتا۔ اس کی بیوی کا سلوک میرے ساتھ برا تو نہیں تھا، مگر ان سب کے بعد سے وہ بہت محتاط ہو کے مجھ سے بات کرنے لگی تھی۔ جب کافی دن گزر جانے کے بعد بھی میرا بھائی مجھے منانے نہ آیا تو میں نے خود ہی اس سے بات چیت کرنا شروع کر دی اور وہ بھی میرے ساتھ پہلے کی طرح ہی پیار سے بات کرنے لگا۔ مجھے اس کے بات کرنے کے انداز سے کہیں سے بھی یہ نہ لگا تھا کہ اس کو پچھتاوا ہوا تھا کہ وہ مجھ پہ غصے میں چلایا۔ ایک دن میں نے اماں سے گلا کیا کہ میرا بھائی پہلے جیسا نہیں رہا، کیونکہ وہ مجھ سے پہلے جیسا پیار نہیں کرتا تھا اور نہ ہی پہلے کی طرح وقت دیتا تھا۔ مگر اماں پھر سے مجھے ہی سمجھانے لگی کہ اب وہ شادی شدہ تھا، اس کی اپنی زندگی تھی، اس لیے اب وہ سارا وقت میرے ساتھ تو نہیں گزار سکتا تھا نا۔ مگر ابھی کچھ ہی دن گزرے تھے جب مجھے معلوم ہو گیا کہ علی اور اماں کی باتوں کا اصل مطلب کیا تھا۔ ایک دن اماں، علی اور آمنہ بیٹھے باتیں کر رہے تھے۔ اماں کہہ رہی تھی کہ زوبیہ کو اب اپنی زندگی کے فیصلے خود کرنے چاہیے، کیونکہ وہ بڑی ہو گئی ہے تو اس کو بھی اب احساس ہونا چاہیے کہ شادی کے بعد کی زندگی کیسی ہوتی ہے۔ علی تو اب اس کی ہر چھوٹی چھوٹی بات نہیں مان سکتا۔
उनकी बातें सुनकर मेरे पैरों तले जमीन निकल गई। मेरे भाई ने भी कहा कि मैं भी यही सोच रहा हूँ कि ज़ूबिया को अब खुद समझाना होगा कि मैं हमेशा उसकी फरमाइशें पूरी नहीं कर सकता। अब मेरी अपनी बीवी है जो मेरी पहली जिम्मेदारी है, इसलिए हमें अब ज़ूबिया की भी शादी कर देनी चाहिए ताकि उसका ध्यान इन छोटी छोटी बातों पे ना जाए। वो सब सुनकर मुझे अपने कानों पे यकीन न आया कि अम्मा और अली को मैं अपनी दुनिया समझती थी, मुझे अपने से दूर करने की बात कर रहे थे। कुछ ही दिन गुजरे थे जब अम्मा ने मुझे बताया कि वो मेरी शादी करना चाहते थे और मुझसे मेरी पसंद के बारे में पूछ रहे थे कि अगर मुझे कोई लड़का पसंद था तो मैं उनको बता देती ताकि वो मुझे खुशी खुशी घर से रुखसत कर देते। और तब मुझे लगने लगा कि शायद मैं अम्मा और अली पे एक बोझ बन गई थी जो वो मुझे जल्दी घर से निकालना चाहते थे। मैं सोचने लगी कि शायद मेरे भाई को मेरा उसकी बीवी के साथ वक्त गुजारना अच्छा नहीं लगता, इसीलिए तो मुझे घर से निकालना चाहता था। मैंने खुद ही अपनी भाभी से बात करना छोड़ दी और साथ ही अली को भी अपने छोटे छोटे कामों के लिए बुलाना खत्म कर दिया। जब मैंने उनको उनकी शादी के हवाले से कोई साफ जवाब न दिया तो एक दिन अम्मा खुद ही मेरा मुंह मीठा करने लगी और मुझे कहने लगी कि मेरा रिश्ता तय कर दिया गया है और बहुत जल्द मेरी भी शादी करने वाली थी, क्योंकि वो मेरा बसा हुआ घर देखना चाहती थी। मुझे तो यही लगा कि शायद घर वाले मुझसे तंग आ गए थे जो जल्द ही मुझे घर से निकाल देना चाहते थे, इसलिए मैंने भी जिद में आके खामोशी इख्तियार कर ली और अम्मा से कह दिया कि उनका जो दिल चाहता था वो करती। मैं भला अम्मा से क्या कह सकती थी, वो कौन सा मेरी कोई बात मानती थी, बल्कि वो तो अपनी बहू के नाज नखरे उठाने में जो मसरूफ हो गई थी और उससे जान छुड़वाना चाहती थी। अम्मा को लगा कि शायद मेरी खामोशी का मतलब था कि मैं शादी के लिए राजी थी, इसलिए घर में शादी की तैयारियां शुरू हो गईं। वो सब मेरे लिए बहुत ज़्यादा खुश थे, लेकिन मुझे तो यही लगा कि शायद वो इसलिए खुश थे कि वो मुझे बहुत जल्द घर से बाहर निकालने वाले थे, इसलिए मैं उनके हंसते मुस्कुराते चेहरे देखकर उदासी से मुस्कुरा दिया करती। मैंने किसी से भी कुछ नहीं पूछा था कि आखिर वो मेरी शादी किसके साथ कर रहे थे, बल्कि मैं तो बस खामोशी से उन चीज़ों को देखती रही जो अम्मा आमना के साथ जाके बाजार से बहुत खुशी खुशी लाती थी। और मैं सोचती कि जिस तरह अम्मा आमना के साथ खुशी खुशी वक्त गुजार रही थी, एक वक्त था कि वो मेरे साथ भी अपना सारा वक्त ऐसे ही गुजारा करती थी। आखिर शादी का दिन भी आ गया, लेकिन मैंने न पूछा कि मेरा दुल्हा कौन था या मेरी शादी किससे हो रही थी। मैं तो बस चुप थी। तब भी आमना ने ही मुझे बताया कि उसका नाम आदिल था। उसकी फैमिली भी मेरी ही तरह छोटी सी थी। उसकी एक बहन थी जो उससे छोटी थी और उसकी अम्मा भी सरकारी मुलाजमत करती थी। अब्बा उसके फौत हो गए थे। वो खुद एक बैंक में मुलाजिम था और लाड़काना में रहता था। मैं उसके साथ अपने नए घर में चली गई जो एक साफ सुथरा और सादा सा अपार्टमेंट था। पहली रात ही उसने मेरी तरफ देख के नरम लहजे में मुझे बता दिया कि उसको अपनी बहन और अम्मा से बहुत मोहब्बत थी, इसलिए मैं उसके साथ साथ उन दोनों का भी ख्याल रखती। उसकी बात सुन के मुझे लगा जैसे वो मुझे अपने घर में सिर्फ और सिर्फ अपनी माँ और बहन का ख्याल रखने के लिए ही लाया था। वो मुझसे हर वक्त सिर्फ और सिर्फ अपनी माँ और बहन के बारे में ही पूछता रहता। मैं अक्सर अकेले बैठ के रोया करती और ये सोचती कि किसी को मेरी परवाह थी ही नहीं। अम्मा, आमना और अली ने भी मुझे घर से निकाल दिया और जिस घर में मुझे भेजा था वहाँ भी मेरे शौहर को मेरे बजाय अपनी बहन और माँ की परवाह थी। मेरे भाई भाभी अक्सर मुझसे मिलने के लिए आते और मेरे लिए ढेर सारी चीज़ें भी लेके आते। मेरा भाई मेरी पसंद की हर वो चीज़ मेरे लिए लेके आता जो मैं शादी से पहले उससे जिद करके मंगवाया करती थी। मगर शादी के बाद उसकी लाई हुई उन्हीं चीज़ों को देखकर मुझे ऐसा लगता जैसे वो सिर्फ मुझे खुश करने के लिए दिखावा कर रहा था। और मुझे आदिल पर बहुत गुस्सा आता कि वो मेरे बजाय अपनी बहन और माँ का हाल अहवाल ही क्यों पूछता था। मुझे अपने शौहर से मोहब्बत हो ही नहीं सकी थी, हालांकि उसकी माँ और बहन मेरा बहुत ख्याल रखते, लेकिन मेरा आदिल के साथ दिल ही न लगा था। तब मैंने अम्मा को कह दिया कि मेरा आदिल के साथ रहने का दिल नहीं करता। मेरी बात सुन के अम्मा एकदम खामोश हो गई और फिर बहुत संजीदगी से मुझे कहने लगी कि शादी कोई गुड्डे गुड्डी का खेल नहीं जो सिर्फ इस बात पे ख़त्म कर दिया जाए कि आपका किसी के साथ दिल नहीं लगता। मैंने अम्मा को बहुत बार कहा कि मुझे आदिल के साथ रहना ही नहीं, मगर अम्मा भी इस बात पे बज़िद थी कि अगर आदिल में कोई गैर अखलाकी आदत नहीं या वो मेरा ख्याल नहीं रख पा रहा या मेरे साथ कोई और नाइंसाफ़ी और जुल्म कर रहा था तब मैं उसको छोड़ सकती थी, मगर बिला वजह मैं अपनी ज़िंदगी का इतना बड़ा फ़ैसला नहीं कर सकती थी। मगर मेरे सर पे तो एक ही धुन सवार हो गई थी कि मुझे आदिल के साथ किसी सूरत रहना ही नहीं था। तब मैंने एक शैतानी प्लान बनाया और अपने शौहर पे इल्ज़ाम लगाने लगी कि मुझे मारता पीटता और मुझ पर जुल्म करता था।
جب میں نے اس بارے میں اپنے بھائی اور اماں کو بتایا تو ان کو عادل پہ بہت زیادہ غصہ آیا۔ اسے صفائیاں دینے کی بہت کوشش کی کہ جیسے میں ان کو کہہ رہی تھی ویسا کچھ بھی نہیں تھا، بلکہ میں تو جھوٹ بول رہی تھی۔ جب عادل نے کہا کہ میں ہی جھوٹ بول رہی تھی تو اس کی بات سن کے میرے بھائی کو بہت زیادہ غصہ آ گیا اور اس نے اسی وقت فیصلہ کر لیا کہ میں اس کے ساتھ واپس ہرگز نہیں جاؤں گی۔ عادل نے مجھے بھی سمجھانے کی اور منانے کی بہت کوشش کی کہ اگر مجھے اس سے کوئی شکایت تھی تو میں اس سے کہہ سکتی تھی، مگر میں نے بھی خاموشی اختیار کر لی اور اماں کو صاف صاف کہہ دیا کہ میں کسی بھی صورت عادل کے ساتھ واپس نہیں جاؤں گی، بلکہ اگر انہوں نے میرے ساتھ زبردستی کرنے کی کوشش کی تو میں اپنی جان لے لوں گی۔ میری دھمکی کام کر گئی اور میں عادل سے صرف اس وجہ سے الگ ہو گئی کہ وہ مجھ سے زیادہ اپنی ماں اور بہن کا خیال رکھتا تھا۔ جب میں اماں کے ساتھ گھر واپس آ گئی تو سب مجھے ایک بار پھر پہلے جیسا ہی پیار کرنے لگے اور ویسے ہی اہمیت بھی دینے لگے جیسے کہ علی کی شادی سے پہلے دیتے تھے۔ آمنہ ایک بار پھر میری بہت اچھی دوست بن گئی۔ وہ سارا دن میرے کمرے میں بیٹھی مجھ سے طرح طرح کی باتیں کرتی رہتی تاکہ میرا دل اداس نہ ہو، اور میں بھی خوش ہو گئی کہ مجھے میرا کھویا ہوا مقام واپس مل گیا تھا۔ مگر میں نہیں جانتی تھی کہ میں نے اپنی زندگی کی کتنی بڑی غلطی کر لی تھی جو عادل جیسے انسان پہ جھوٹے الزام لگا کے اس کو چھوڑ دیا تھا، کیونکہ میں جب سے گھر واپس آئی تھی سب میرا خیال رکھ رہے تھے اور میں ایک بار پھر سے سب کی لاڈلی بن گئی تھی۔ مگر یہ سب کچھ زیادہ عرصے تک نہ چلا۔ جب آمنہ نے اماں کو خوشخبری سنائی کہ وہ ماں بننے والی تھی تو اماں نے اس کو منع کر دیا کہ وہ گھر کا کوئی کام نہیں کرے گی، بلکہ انہوں نے تو سارے کاموں کی ذمہ داری مجھ پہ ہی ڈال دی اور مجھ سے سختی سے کہہ دیا کہ سارے گھر کے کاموں کی ذمہ داری میری تھی اور مجھے ان کی لاڈلی بہو پہ کوئی بوجھ نہیں ڈالنا تھا، کیونکہ وہ ان کو بہت بڑی خوشخبری جو دینے جا رہی تھی۔ اور اس طرح سے اس آمنہ نے ایک بار پھر سب کا دھیان اپنی طرف کر لیا اور سب کا دھیان مجھ پر سے ہٹ کے ایک بار پھر اسی پہ چلا گیا اور میں اس سب میں پھر سے کہیں گم ہو کے رہ گئی۔ جب میں نے اماں سے اس بات کی شکایت کی کہ جب وہ خود ہی آمنہ کو اپنے ساتھ گھر کے کاموں میں ہاتھ بٹانے کے لیے لے کے آئی تھی تو اس سے کام کیوں نہیں کرواتی تھی، بلکہ مجھے ہی سب کاموں کا کیوں کہہ رہی تھی، تب اماں نے زندگی میں پہلی بار مجھے ڈانٹا اور مجھے کہنے لگی کہ اب میں بچی نہیں رہی تھی بلکہ بڑی ہو گئی تھی تو مجھے گھر کے کاموں میں دلچسپی لینی چاہیے تھی، اور آمنہ کی تو طبیعت ہی ٹھیک نہیں رہتی تھی، اس لیے وہ اس کو کسی بھی کام کا نہیں کہہ سکتی تھی، اور ویسے بھی میں تو اپنے شوہر کو چھوڑ کے آئی تھی۔ اگر آمنہ نے مجھے خوشی خوشی قبول کر ہی لیا تھا تو اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ میں ہی اس کے آرام کا خیال نہ رکھتی۔ تب مجھے پہلی بار احساس ہوا کہ میں نے عادل کو چھوڑ کے کتنی بڑی غلطی کی تھی۔ میرا بھائی جو مجھ پہ جان چھڑکتا تھا وہ ایک بار پھر سے مجھے اپنی بیوی کے آگے پیچھے پھرنے لگا اور میں اس کو دیکھ دیکھ کے کوڑتی رہتی کہ وہ مجھ سے زیادہ اپنی بیوی کو اہمیت کیوں دے رہا تھا۔ میں بھی چاہتی تھی کہ جس طرح علی آمنہ کا خیال رکھتا تھا کوئی میرا بھی اسی طرح خیال رکھتا، میرے آگے پیچھے پھرتا۔ انہی دنوں میری ملاقات زاویار سے ہوئی جو میرے ساتھ ہی کام کرتا تھا۔ جب سے میری عادل سے علیحدگی ہوئی تھی میں نے ایک کمپنی میں نوکری کرنا شروع کر دی تاکہ میرا دل بہل جاتا، اور زاویار سے میری ملاقات آفس میں ہی ہوئی تھی۔ اس کو دیکھ کے میرے دل کی گھنٹیاں بج اٹھیں اور میں اس کے ساتھ کے خواب دیکھنے لگی، مگر جلد ہی مجھے معلوم ہو گیا کہ وہ شادی شدہ تھا۔ وہ خبر سن کے تو جیسے میرے سارے ارمانوں پہ پانی پھر گیا۔ زاویار میرا سب سے اچھا دوست تھا بلکہ میں تو اس سے محبت کر بیٹھی، مگر جب سے مجھے معلوم ہوا کہ وہ شادی شدہ تھا نہ جانے کیوں میرے دل سے اس کی بیوی کے لیے بد دعا ہی نکلتی کہ کاش وہ مر جاتی اور اس کی جگہ میں لے لیتی۔ میں جانتی تھی کہ زاویار اپنی بیوی سے بہت محبت کرتا تھا اور وہ اس کو کھونا نہیں چاہتا تھا۔ یہی بات میرے دل میں کانٹے کی طرح چبھتی تھی کہ کاش کسی طرح اس کی زندگی سے اس کی بیوی کا نام و نشان مٹ جاتا اور مجھے اپنی بیوی کی جگہ دے دیتا، مجھ سے بھی ویسی ہی محبت کرتا جس طرح اپنی بیوی سے کرتا تھا۔ شاید وہ قبولیت کی ہی کوئی گھڑی تھی جب کچھ دن تک زاویار آفس ہی نہیں آیا تھا۔ مجھے معلوم ہوا کہ اس کی بیوی اپنی پہلی اولاد کی پیدائش کے وقت فوت ہو گئی۔ بجائے اس کی موت کا سن کے مجھے دکھ ہوتا، نہ جانے کیوں میرے چہرے پہ ایک مسکراہٹ آ گئی، جیسے میرے دل کی مراد پوری ہو گئی تھی۔ میں خود بھی نہیں جانتی تھی کہ اس وقت میرے ذہن پر شیطان کس طرح حاوی ہو گیا تھا۔ اس دن کے بعد سے میں نے بہانے سے زاویار کے گھر جانا شروع کر دیا تاکہ اس کے دل میں اپنی جگہ بنا سکتی۔ مجھ پر تو ویسے بھی کبھی میرے گھر والوں نے کوئی پابندی لگائی ہی نہیں تھی، اور جب سے میں نے عادل کو چھوڑا تھا سب گھر والے میرے لیے ضرورت سے زیادہ ہی حساس ہو گئے تھے۔ مجھ پر کسی قسم کی کوئی روک ٹوک نہ تھی۔ میں گھنٹوں زاویار کی بیٹی کو اپنی گود میں لے کے پیار کرتی رہتی تاکہ زاویار کو یہ احساس ہو سکتا کہ مجھے اس کی اور اس کی بیٹی کی پرواہ تھی۔
जल्द ही मैं अपने मकसद में कामयाब हो गई, क्योंकि ज़ावियार की बेटी को मेरी आदत हो गई थी। वो मेरे बगैर रोने लग जाती और मजबूरन ज़ावियार को मुझे बुलाना पड़ता, क्योंकि उससे अपनी रोती हुई बेटी संभाली नहीं जा रही थी। आखिर वो मर्द अकेला कब तक अपनी नौमौलूद बच्ची को संभाल सकता था। उस बच्ची को संभालने के लिए उसे किसी के सहारे की तो ज़रूरत थी, और मैं चाहती थी कि वो सहारा मैं बन जाती, मगर मैं खुद से कुछ नहीं कहना चाहती थी। मैं चाहती थी उस ख्वाहिश का इजहार ज़ावियार मुझसे खुद करता कि उसे मेरी ज़रूरत थी। जब उसकी बच्ची को मैंने अपनी मुट्ठी में ही कर लिया, ज़ावियार खुद ही मेरी तरफ आने लगा। वो देख रहा था कि किस तरह मैं उसकी बेटी को अपने सीने से लगा के ढेरों प्यार करती थी। तभी एक दिन उसने मेरे दिल की बात कह दी। वो कहने लगा उसकी बेटी को एक माँ की ज़रूरत थी, और शायद उसकी माँ की कमी मैं पूरी कर सकती थी। इसलिए वो मुझे अपनाना चाहता था, ताकि उसकी बेटी को माँ का प्यार मिल सकता। मैंने ज़ावियार को जल्दबाजी में कोई जवाब न दिया, क्योंकि सब कुछ तो मेरे हाथ में ही था। मैंने अम्मा से ज़ावियार के बारे में बात की। मैं जानती थी कि जब से आदिल ने मुझे छोड़ा था, अम्मा मेरे बारे में बहुत परेशान रहती थी। ज़ावियार के बारे में सुन के उनके चेहरे पर मुस्कुराहट तो आई थी, मगर जब मैंने ज़ावियार की बच्ची का जिक्र किया तो अम्मा परेशान हो गई और मुझे कहने लगी कि एक पराई बच्ची को पालना बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। क्या मैं वो जिम्मेदारी कबूल कर सकती थी? इस वक्त मेरे जहन पे ज़ावियार ही सवार था। इसलिए मुझे वो बच्ची कोई बहुत बड़ी मजबूरी नहीं लगी थी, बल्कि मैंने तो अम्मा को खुशी खुशी कह दिया कि वो मासूम बच्ची भला किसी पे बोझ कैसे हो सकती थी। मैं उसको भी गोद लेने के लिए तैयार थी। मेरी बात सुन के अम्मा ने घर में मेरी शादी का जिक्र किया, और जल्द ही भाई और भाभी को भी मालूम हो गया कि मैं एक शादीशुदा और एक बच्ची के बाप से शादी करना चाहती हूँ। मेरी बात पर सब ने ही मुझे समझाने की बहुत कोशिश की कि एक पराई बच्ची की जिम्मेदारी शायद मैं निभा नहीं सकूंगी, लेकिन मैं हर हाल में ज़ावियार को हासिल करना चाहती थी। इसलिए मैंने अपने घर वालों को साफ कह दिया कि अगर मुझे शादी करनी थी तो ज़ावियार से ही, वरना मैं सारी ज़िंदगी किसी से भी शादी नहीं करूंगी। एक बार तो वो सब मुझ पे अपनी मर्जी मुसल्लत कर ही चुके थे, लेकिन अब मैं अपनी मर्जी से अपनी ज़िंदगी गुजारना चाहती थी। मेरे घर वालों को उस वक्त तक आदिल की हकीकत मालूम नहीं थी। वो सब तो यही समझते थे कि मैंने उनको जो कुछ बताया था वो सभी सच था, इसलिए मजबूरन उनको मेरी बात मानना ही पड़ी। मगर अब की बार सब कुछ मेरी अपनी जिम्मेदारी पे था कि चाहे ज़ावियार का मुझसे जैसा भी सलूक होगा, मुझे उसके साथ आबाद होना ही होगा। मुझे भला क्या एतराज़ हो सकता था जब मैं उसको पाने की ठान चुकी थी। मेरा और ज़ावियार का सादगी से निकाह कर दिया गया। मैं खुशी खुशी ज़ावियार के घर आ गई थी, ताकि उसके साथ अपने ख्वाबों को सच करने का आगाज़ कर सकती। हालांकि अम्मा और आमना ने मुझे बहुत समझाया था कि कहीं ज़ुर्रियत की वजह से मुझे कोई मसला ना हो, मगर उस तक मैंने किसी की कोई बात न सुनी। मुझे तो यही लगा था कि भला वो छोटी मासूम बच्ची मेरा क्या ही बिगाड़ लेगी। मगर ज़ावियार के घर में आकर मुझे अंदाज़ा होने लगा कि मैंने अपने घर वालों की बात ना मान के ज़िंदगी की दूसरी बड़ी गलती कर ली थी। मुझे तो ज़ावियार ने नौकरी करने से भी मना कर दिया था, क्योंकि वो तो मुझे अपनी बेटी की परवरिश और देखभाल के लिए ही लेके आया था। इसलिए मैं घर में बंद होकर रह गई थी। ज़ावियार मेरा हर तरह से ख्याल रखता था, मगर जब जब वो मेरे हिस्से का वक्त भी अपनी बेटी को देता तो न जाने क्यों मेरे दिल में एक आग सी लग जाती, और मेरा दिल चाहता कि मैं उसकी बेटी का गला दबा के उसे मार दूं। मगर मैं ऐसा कर भी नहीं सकती थी, क्योंकि ज़ावियार ने अपनी बेटी को मेरे भरोसे ही तो छोड़ा हुआ था। तब मैं एक बार फिर दिल में यही दुआ करने लगी कि काश जिस तरह उसकी माँ ने ज़ावियार को छोड़ दिया था, उसी तरह मेरा पीछा भी ज़ुर्रियत से छूट जाता। इसलिए मुझसे जिस हद तक मुमकिन हो सका मैंने उसका खाना पीना बिल्कुल बंद ही कर दिया। ज़ावियार के सामने मैं उसके साथ अच्छी बनी रहती, मगर उसकी पीठ पीछे मैं उसको अपना असल चेहरा दिखाने लग जाती। इसके बावजूद भी उसने कभी मेरे बारे में अपने बाप से कोई शिकायत नहीं की थी, क्योंकि वह मुझसे बहुत ज़्यादा डरती थी। मैं हर मुमकिन कोशिश करती कि ज़ावियार के दिल में अपने लिए जगह बना सकती, मगर हर बार वो बच्ची दरमियान में आ जाती। एक दिन ज़ावियार ने मुझे कहा कि उसका एक ख़ास दोस्त अपनी फैमिली के साथ आ रहा है, तो मैं उसके लिए ख़ास एहतमाम करती। मैंने सारा दिन लगा के तरह तरह के खाने बनाए, ताकि ज़ावियार का दिल मुझसे खुश हो जाता और वो मेरी तारीफ़ और प्यार में दो बोल बोल देता। मगर जब मैंने ज़ावियार के साथ आदिल को घर में दाखिल होते देखा तो मेरे सर पर एक आसमान टूट पड़ा। मुझे लगा जैसे सारा माजी मेरे सामने आ खड़ा हुआ हो। आदिल अकेला नहीं था, बल्कि उसके साथ शायद उसकी बीवी और 2 बच्चे भी थे, और वो ज़ावियार के साथ हंसी खुशी बात करते हुए घर में दाखिल हो रहा था। आदिल को देखते ही मैंने अपने आप को कमरे में बंद कर लिया, मगर आखिर में कब तक आदिल से छुपती और ज़ावियार से अपना सच छुपाती फिरती। अपने शौहर के कहने पे मुझे उसके मेहमानों के सामने जाना ही पड़ा।
लेकिन जैसे ही आदिल की नज़र मुझ पे पड़ी वो गुस्से से उठ खड़ा हुआ और कुछ भी कहे बगैर अपनी बीवी बच्चों को लेके चला गया। ज़ावियार को उस वक्त कुछ समझ नहीं आया कि आखिर उसका दोस्त घर से क्यों चला गया, मगर अगले ही दिन जब ज़ावियार घर वापस आया तो उसके चेहरे के तासुरात देख के मुझे अंदाज़ा हो गया कि आदिल ने ज़ावियार को सब कुछ बता दिया था। वो सब सच के मैंने अपने शौहर पे ये इल्ज़ाम लगा के उससे खुला ली कि वो मुझ पर जुल्म करता था, मुझे मारता पीटता था। एकदम से मेरा सारा झूठ खुल के उसके सामने आ गया, क्योंकि अगर आदिल मुझ पर जुल्म करता तो अपनी दूसरी बीवी के साथ खुश ना होता। उसी वक्त ज़ावियार ने ज़ुरियत को अपनी गोद में बिठा के वो सवाल पूछा जिसकी मैंने कभी तवक्को भी नहीं की थी। वो ज़ुरियत से पूछने लगा कि मैं उसके साथ प्यार करती थी या उसको मारती थी। ज़ुरियत के दिल में मेरा डर तो था, मगर शायद बाप की मोहब्बत में उसने सब कुछ बता दिया कि मैं उस पर किस कदर जुल्म कर रही थी। उसी दिन ज़ावियार ने मेरे हाथ में मुझे छोड़ने के कागज़ थमाए और मुझे घर से निकाल दिया। सिर्फ यही नहीं बल्कि उसने मुझे वो सब कुछ बता दिया जो कुछ मैं उससे छुपाती आ रही थी। वो सब जानता था कि मैं ज़ुरियत पे किस तरह जुल्म कर रही थी, मगर वो सिर्फ इसीलिए खामोश था कि शायद मैं उसकी खामोशी का ही भरम रख के उसकी बेटी के साथ अपना रवैया ठीक कर लेती। मगर मुझे तो सिर्फ ज़ावियार की मोहब्बत चाहिए थी, जिसको पाने के लिए मैं इस हद तक अंधी हो चुकी थी कि मुझे उसकी मासूम बच्ची भी नजर ना आई। जब ज़ावियार को मेरी और आदिल की सारी सच्चाई मालूम हो चुकी थी तो भला मेरी माँ और भाई से कैसे छुपी रह सकती थी। आज मैं अपने अम्मा अब्बा और भाई के होते हुए भी एक दारुल अमान में रह रही हूँ, क्योंकि जब ज़ावियार ने भी मुझे छोड़ दिया तो अली ने भी मुझे अपने घर में रहने न दिया, क्योंकि वो कहता है कि मैं जहनी मरीज़ा हूँ जो किसी और की मौजूदगी बर्दाश्त नहीं कर सकती। वो ठीक ही तो कहता है, क्योंकि मुझे उसने और अम्मा ने ही तो ज़्यादा लाड प्यार करके सर पे चढ़ाया था। अगर वो मुझे ज़िंदगी की तल्ख हकीकतों का सामना करने देते तो मैं एहसास कमतरी का शिकार होकर अपनी ज़िंदगी बर्बाद न कर बैठती। अब मुझे किसी की ज़रूरत है ही नहीं, क्योंकि मुझसे यह हरगिज़ बर्दाश्त नहीं होता कि कोई मेरे होते हुए मुझे नज़रअंदाज करके किसी और को मुझसे ज़्यादा अहमियत दे। मैं पढ़ी लिखी थी, मगर ज़िंदगी के हर इम्तिहान में बुरी तरह से नाकाम होने के बाद मुझे लगता है कि मुझे बिगाड़ने में सबसे बड़ी गलती अली और अम्मा की ही है। अम्मा कभी कभार मुझसे मिलने ज़रूर आती हैं और मैं उनकी गोद में सर रख के वही छोटी ज़ूबिया बन जाती हूँ जो बचपन में ज़रा सी चोट लगने पे भागती हुई अम्मा की गोद में सर छुपा के घंटों रोया करती थी।